चलिए इसके बाद जो है यहां तक हमने पढ़ लिया था कि KW होता है। उसके बाद एक चीज आती है रिलेशनशिप बिटवीन KA KB एंड KW। ये क्या होते हैं, शायद सर ने भी पढ़ाया है, मैंने देखी थी शीट खोल के थोड़ी सी। देखो सबसे पहले मैं बताना पड़ेगा किसके KA की बात कर रहे हो। KA ऑफ ए वीक एसिड HA, ये तो है जिसके KA की बात चल रही है। चलिए इसका अगर मुझे KA निकालना है, KA क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है सर किसी एसिड के डिसोसिएशन के लिए। उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा दैट इज इट्स KA। ठीक है, तो बेटा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लेते हैं H प्लस प्लस A माइनस। चलो KA इक्वल H प्लस का कंसेंट्रेशन इंटू A माइनस का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA का कंसेंट्रेशन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बेटा KB क्या होता है। KB इक्वल KB ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ HA। HA का कंजुगेट बेस क्या है, ये भाई साहब इसके कंजुगेट बेस है, कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट बेस ऑफ HA का KB निकालेंगे, KB मतलब उसके डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेटा डिसोसिएशन कराते हैं, A माइनस का अगर डिसोसिएशन कराना है आप लोग कहेंगे सर इसका तो क्या ही डिसोसिएशन होगा। ठीक है, बेस है, अगर बेस के अंदर कभी आपको OH माइनस निकालने को ना दिखा कि कहां से निकाला जाए तो आप क्या करोगे, पानी उठाओ, बीकर के अंदर पानी तो होता ही है, आप इसका रिएक्शन करा दो पानी के साथ, आपको क्या मिल जाएगा HA प्लस OH माइनस। ठीक है, ये हो गया इसका डिसोसिएशन। ठीक है, इसके लिए बेटा क्या मिलेगा मुझे KB। ठीक है, KB मिलेगा, KB लिखते हैं KB। KB जो होता है बेटा वो हो जाएगा इसके लिए HA OH माइनस डिवाइडेड बाय A माइनस और H2O। अब H2O जो है ना बेटा इसका कांस्टेंट कंसंट्रेशन होता है, H2O का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, H2O कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई वी टेक H2O कंसंट्रेशन इक्वल 1। कहीं पे भी अगर आपको H2O कंसंट्रेशन आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आए तो फिर आप उसको 1 कंसीडर कर लेना, कभी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, इसको बेटा आपने 1 मान लिया। ठीक है, हाँ भाई लेट लतीफ लोग कौन कौन आए, अंकिता आई है और एक हो रहा है कोई, ध्यान नहीं गया। चलो कोई नहीं कोई नहीं, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। देखो लास्ट टाइम सर ने कुछ पढ़ाया था वो मैंने देख लिया, लेकिन उससे पीछे का मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ जहां से मैंने छोड़ा था। एक दो टॉपिक बीच में रह रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम जो मैंने क्लास ली थी उसके अंदर बताया था KW इक्वल H प्लस इंटू OH माइनस विच इज इक्वल टू 10 की पावर -14। कोई टेम्परेचर हो कुछ भी हो आप लोगों को KW की वैल्यू 10 की पावर -14 लेनी है। उसके बाद एक रिलेशनशिप ड्राइव कर रहे हैं, आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वह रिलेशनशिप बिटवीन KA KB एंड KW। तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि KA है क्या। के किसी भी एक वीक एसिड HA का डिसोसिएशन के लिए के इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो हमने क्या किया HA को डिसोसिएट कर दिया, H प्लस में तोड़ दिया, A माइनस में तोड़ दिया, उसका Ka लिखा मैंने H प्लस इंटू A माइनस डिवाइडेड बाय HA। ऐसे आप इसका Ka लिख लोगे। अब बात आती है KB कौन है, जब आप एक्चुअली इसके एड के अंदर एक फॉर्मूला आएगा KB Ka और KW के बीच में, उसके अंदर उस फॉर्मूले में याद रखना है कि यहाँ पे Ka और KB कौन है। Ka किसी वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ठीक है, और KB उसी वीक एसिड के कंजुगेट बेस, यानी कि ये वीक एसिड है तो इसका जो कंजुगेट बेस है A माइनस, इसी के डिसोसिएशन के लिए जो भी मेरे को KB मिलेगा वो है। ठीक है, ऐसा नहीं किसी भी एसिड का Ka किसी भी कंजुगेट बेस का कुछ भी उठा के कर रहे हो, जिस एसिड का Ka है उसी का KB आप लेंगे। ठीक है, चलिए KB क्या किया, A माइनस का KB निकालेंगे तो A माइनस को हमें डिसोसिएट कराना पड़ेगा। डिसोसिएट कराने के लिए कुछ दिख नहीं रहा है इसके अंदर, तो हमने क्या किया पानी के साथ रिएक्शन करा दी। जब भी आपको किसी चीज का डिसोसिएशन कराना हो किसी आयन का और उससे डिसोसिएशन कराना समझ में नहीं आ रहा कि क्या तोड़ू क्या कुछ भी नहीं है, तो आप उसको पानी के साथ रिएक्शन करा के देखो, आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा सही है इक्वेशन है। तो आपने A माइनस को H2O के साथ रिएक्ट कराया, क्या मिल गया HA प्लस प्लस OH माइनस, इसका KB लिख लिया आपने, इसका KB क्या आ गया ऐसा कुछ आ गया। उसके बाद मैंने कहा कि H2O जो इसके KB के अंदर आएगा डिनोमिनेटर में इससे कंसेंट्रेशन को 1 ले लो, क्योंकि H2 हमेशा कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट क्यों रहता है इस बात को अगर समझना चाहे बेटा, मान लीजिए आपका 20 लीटर पानी की बाल्टी है, ठीक है, H2O 20 लीटर का है, इसके अंदर आप क्या करने वाले हैं, आप मान लो थोड़ा बहुत अपना जो भी कोई एसिड वैसिड A माइनस लेके आए 2 मोल का है, ठीक है, 2 मोल क्या ही वॉल्यूम ले रहा होगा, हार्डली मान लो 2 ml की
वॉल्यूम ले रहा है, ठीक है, 2 मोल है, ठीक है, ये 2 ml की वॉल्यूम, इसके साथ रिएक्शन करने के लिए मैं कोई कोफिशिएंट वगैरह ज्यादा कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा। मान लो 5 मिलीलीटर पानी खर्च भी हो गया भैया, 20 लीटर के अंदर से 5 मिलीलीटर खर्च होगा, तो क्या इस पानी की वॉल्यूम के ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर कोई फर्क दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा सर, ऑलमोस्ट उतना ही है, इसलिए इसको कांस्टेंट मानते हैं। पानी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है इसलिए इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। कांस्टेंट मानते ही, जैसे सॉलिड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर बताया था, तो उसे 1 मान लेते हैं। यहीं पे H2O भी वही केस है, इसकी कंसंट्रेशन को 1 मान लेते हैं। जैसे हमने इसको 1 मान लिया, अब हम इस स्टेज पे आ चुके हैं, जो भी कुछ हमें नेग्लेक्शन, अप्रोक्सीमेशन, फर्जीवाड़ा, केमिस्ट्री का यही है, कुछ ना कुछ करके आंसर मिलाना। तो आंसर मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें के ए इंटू के बी, ठीक है, इनकी वैल्यूज अगर बेटा लिखोगे तो क्या आ जाएगी, के ए क्या था, H प्लस ए माइनस, ठीक है, डिवाइडेड बाय एच ए, इसको मल्टीप्लाई करो के बी से, एच ए ओ एच माइनस बाई ए माइनस, ठीक है, ये हो गया। ए माइनस ने ए माइनस को मार दिया, एच ए ने एच ए को मार दिया, अपने पास क्या आ गया, के ए इंटू के बी इक्वल एच प्लस इंटू ओ एच माइनस, ठीक है। अगर अपनी पन्ने पलटोगे, लास्ट क्लास जो मैंने पढ़ाई थी उसके अंदर मैंने कहा था एच प्लस और ओ एच माइनस का प्रोडक्ट क्या होता है, के डब्ल्यू होता है, और यहाँ पे के ए इंटू के बी भी एच प्लस इंटू ओ एच माइनस आ गया, तो बेटा ये के डब्ल्यू है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की पावर माइनस 14, रिलेशन आ जाता है हमारे पास, इसको रीअरेंज कर लो, के डब्ल्यू इक्वल के ए इंटू के बी, ये बात हमें पहले से पता है कि ये एच प्लस ओ एच माइनस के बराबर होते हैं, ठीक है, इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14, ये रिलेशन आ चुका है मेरे पास। डेरिवेशन तुमको करके बता दिया, समझ आ जाए तो बढ़िया, ना समझ आए तो और भी बढ़िया, क्योंकि सीधा फॉर्मूला याद करोगे फिर तुम, क्योंकि काम तुम्हारे यही फॉर्मूला आने वाला है, ठीक है जी। ये आपने एक एक्सप्रेशन रेडी कर लिया के डब्ल्यू के ए और के बी के बीच में, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो बता देना भाई। नो सर। ओके, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो होता है अल्फा, जिसे कहते हैं की डिपेंडेंस, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, की डिपेंडेंस, ठीक है, हर रिएक्शन के लिए अलग अलग मिलता है। तो एक्चुअली क्या है, फर्स्ट तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे। सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट इज द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट जिसको आप मिक्स कर रहे हो, आपका अगर आयनाइजिंग सॉल्वेंट है उसके अंदर, उसको आयनाइज कराने के लिए, तो इसके नेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, ए अगर स्ट्रांग होगा तो ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा, स्ट्रांग डिसोसिएट्स 100%, और अगर वीक होगा तो पार्शियली डिसोसिएट करेगा, ये बात हम काफी समय से करते आ रहे हैं, ठीक है, पार्शियली डिसोसिएट कर दिया। उसके बाद नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड करेगा बेटा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट का क्या मतलब है, आपने जो भी आयनाइजिंग सॉल्वेंट लिया, इन जनरल तो हम वाटर ले रखे हैं, लेकिन हम कोई भी आयनाइजिंग सॉल्वेंट ले सकते हैं जो कि पोलर हो, ठीक है। डिपेंड करता है, हर आयनाइजिंग सॉल्वेंट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, विच इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिजिक्स के अंदर 12th के अंदर आप भर भर के पढ़ेंगे, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस, इन सब के अंदर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, किसी भी चीज की, हर मटेरियल का एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो जिसका भी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी ज्यादा होगा। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सोलवेंट, ठीक है। कोई कहीं 11वीं के सिलेबस में तुम्हें ऐसा लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन कोई बुरा दिन आ जाए इसके ऊपर सीधा सीधा सवाल आ सकता है, और कुछ भी नहीं कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो मैंने यही की यही तुम्हें बता दिया। टेम्परेचर से इसका क्या लेना देना होता है ये हमने ज्यादा नहीं पढ़ना है, तो सीधा बता दिया, टेम्परेचर पर डिपेंड जरूर करता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन की चर्चा हम पहले ही कर चुके कि डाइल्यूशन इंक्रीजेस, अल्फा इंक्रीजेस, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, पांचवी चीज आती है मिक्सिंग ऑफ, मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूट्स, यानी कि आप कोई दो इलेक्ट्रोलाइट्स मिक्स कर दो, ठीक है, इसके अंदर एक इफेक्ट आता है कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट, इसकी चर्चा करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट कहता है बेटा कि अगर व्हेन यू मिक्स, व्हेन यू मिक्स, आप दो चीजें उठा के लाओगे, एक क्या उठाओगे, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट से ए बी, कोई ए बी नाम का वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अंदर बेटा आपको मिक्स क्या करना है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान लो AC, ठीक है। अब क्या है, दोनों दोनों इलेक्ट्रोलाइट टूटेंगे, जैसे टूटेंगे आप यानी कि आयंस बता सकते हो कि सर दोनों के अंदर ना
ए आयन जो होगा वो कॉमन होगा। देखते हैं अभी देखते हैं। तो देखो कर क्या रहे हैं, पहले बीकर के अंदर केस वन पहले बी कर लिया बच्चों आपने, उसके अंदर क्या किया, ए बी डाला जो कि वीक था। ए बी अपना डिसोसिएशन कर रहा होगा किसी अल्फा ए बी वन से, तो ये ए पॉजिटिव बना रहा होगा प्लस बी नेगेटिव बना रहा होगा। बेटा इस केस के अंदर इसका कुछ अल्फा आ रहा होगा, ए बी का अल्फा वन लिख दिया, मान लो ये केस वन है, ठीक है। अपने किसी भी अल्फा से टूट रहा होगा, मान लो इसका अल्फा हो जाना चाहिए, ये 10 मोल टी इक्वल 0 पे था, शुरू में ये लोग 0 थे, तो इसका अल्फा अगर मैं टी इक्विलिब्रियम के ऊपर इसके कह दूं कि 8 मोल बच गए, टी इक्विलिब्रियम पे इसके 8 मोल बच गए, दो तो इसके अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.2, 2/10। दो इज व्हाट, खर्च नंबर ऑफ कंसंट्रेशन और मोल्स और डिवाइडेड बाय इनिशियल, ठीक है। आपके पास अल्फा ए बी वन की वैल्यू आ गई। केस टू क्या कहता है बच्चों, केस टू के अंदर ये आपका जो ए बी इलेक्ट्रोलाइट था, बढ़िया मस्त हंसता खेलता था, 10 मोल इसके पड़े हुए थे स्टार्टिंग के, उन्होंने अपना डिसोसिएशन वगैरह जो भी कर लिया, उसके अंदर आपने क्या किया, ऊपर से एसी इलेक्ट्रोलाइट डाल दी। जैसे एसी इलेक्ट्रोलाइट डाला, ये जो है ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो बेटा पूरा पूरा डिसोसिएट होगा ए प्लस प्लस सी माइनस में। पहली तो बात, यहाँ पे क्या था, ए प्लस आयन था, यहाँ पे भी ए प्लस आयन था, दिस इज द कॉमन आयन, दिस इज द कॉमन आयन, इसीलिए इसका नाम क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट है, ठीक है। दिस इज द कॉमन आयन। इसका क्या इफेक्ट आता है ए बी के डिसोसिएशन पे, ये हमको देखना है। तो बेटा ए बी जो है वो तो पार्शियली डिसोसिएट होता है क्योंकि वो वीक है, ये बात हमको क्लियर है। तो अब भी जो है ए बी डिसोसिएट तो हो रहा होगा, ठीक है, ए बी डिसोसिएट होगा। इसके स्टार्टिंग में जो 10 मोल थे ना, एक्चुअली होता क्या है, इसके 2 मोल ए प्लस और बी माइनस के टूट के आए हुए थे। ये जब आप ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते हो ना, तो ये क्या करता है, उन दो के अंदर से कुछ जो आयंस होते हैं उनको पकड़ता है, उनको वापस मिलाता है और रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाता है। और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो कुछ आयंस यूज हो गए बैकवर्ड में जाने के लिए, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आयंस जो थे उसके अंदर घट, किसके, ए बी दोनों के घट जाएंगे। जो ए आयन जो आ रहा है ए बी इलेक्ट्रोलाइट से, उसकी अमाउंट घट जाएगी, ठीक है, उसकी अमाउंट घट जाएगी। संजय बेटा लेट हो गए, चलो ठीक है, अभी सुनो, ठीक है। मैं एक कॉमन आयन इफेक्ट नाम की चीज पढ़ा रहा हूँ, इसके अंदर क्या कह रहा हूँ कि मेरे दो इलेक्ट्रोलाइट्स है, एक वीक है ए बी और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मैं उन दोनों को मिक्स कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि क्या इफेक्ट आता है। तो बेटा ए बी, पहले मैंने एक केस के अंदर क्या किया, केस वन के अंदर बीकर के अंदर ए बी ले लिया है, वो ए बी जो है डिसोसिएट होएगा ए प्लस और बी माइनस में। मैंने कहा मान लो शुरू में उसके 10 मोल्स थे, तो वो जो भी डिसोसिएशन करके अपने इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा, उसके इक्विलिब्रियम टाइम के ऊपर 8 मोल हो जाएंगे और ए प्लस के 2 और बी माइनस के 2 बन जाएंगे, ठीक है। इसका अल्फा जो मिलेगा मुझे, अल्फा ए बी 1 मिलेगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.2, क्योंकि खर्च हुए 2 मोल और इनिशियल थे 10, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.2। अब मैं क्या करना चाहता हूँ बेटा, मैं इस बीकर के अंदर ये जो ए बी प्रेजेंट है, इसके ऊपर से मैंने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, एसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका क्या होगा, ये तो अपना पूरा पूरा डिसोसिएशन करेगा, अपने आयंस बना लेगा ए प्लस और सी माइनस। इसका नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। उसके लिए आपको दिख रहा है कि ए बी और ए सी के अंदर एक एक आयंस ए प्लस कॉमन है, ठीक है, इसलिए इसका नाम कॉमन आयन इफेक्ट है, ठीक है जी, इतनी बात होगी। अब जो ये ए प्लस बना है ना, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से है, ये ए बी का जो डिसोसिएशन है उसके ऊपर इफेक्ट डालता है। इसके आयंस पहले से बने हुए होंगे, 2 मोल ए प्लस और बी माइनस बने हुए होंगे। ये जो ए प्लस एक्स्ट्रा है ना स्ट्रॉन्ग से, ये इसके ऊपर क्या इफेक्ट डालता है, ये इसके आयंस को फोर्स करता है कि वो लोग मिलके वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएं, तो वो आयंस थोड़े से कम हो जाते हैं। इसके जो ए प्लस प्लस बी माइनस अब मुझे मिलेंगे, मान लीजिए इसका टी इक्वल 0 के ऊपर जो 10 मोल थे, अब जो फाइनल इक्विलिब्रियम आएगा टी इक्विलिब्रियम पे, उस टाइम पे बेटा इसके जो मोल्स होंगे 8 से ज्यादा प्रेजेंट होंगे, इसके लेस देन 2 मोल्स प्रेजेंट होंगे और इसके भी लेस देन 2 मोल्स प्रेजेंट होंगे। ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला है, इसकी वजह से क्या हुआ, पहले इसके 2 मोल टूट जाते थे, 2 मोल डिसोसिएट होके आपको आयंस दे देते थे। अब क्या है कि आपको फाइनली जो आयनाइज्ड आयंस मिलेंगे वो 2 मोल से कम मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या करता है, जो वीक वाला है ना उसके अल्फा को कम कर देता है। अब इसका अल्फा क्या आएगा, अल्फा ए बी टू, अल्फा ए बी टू की बेटा जो भी वैल्यू आएगी वो लेस देन 0.2 आएगी, क्योंकि आपके जो मोल्स हैं वो कितने होंगे, खर्च हुए मोल्स मान लो 0 पॉइंट सॉरी 1.8 कुछ ऐसे खर्च हो गए होंगे। और अब जो है इनिशियल इनिशियल तो 10 रहेगा, तो 0.18 कुछ ऐसा आ गया अल्फा, अल्फा ए बी टू कुछ भी हो सकती वैल्यू, मैंने ऐसे अज्यूम किया कि अब मान लो 1.8 लेस देन 2 मोल आएंगे, कितने आएंगे वो अलग सिचुएशन है, उसके लिए डेटा चाहिए होगा व्हाट्स एवर इट इज, लेकिन एक बात पक्की है कि वो 2 से कम आएगा, तो बेटा अल्फा ए बी टू जो होगा दैट विल बी लेस देन 0.2। तो इससे हम क्या पता लगाते हैं कि व्हेन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट is
mixed with a weak electrolyte with one common ion, with one common ion, the alpha of weak electrolyte decreases. बस इतना सा कॉमन आयन इफेक्ट, कोई भारी चीज नहीं। क्या समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, ओके। और यस सर। संध्या, मेरे को क्लास के बाद मैसेज करना, तुम्हें लिंक भेज दूंगा मैं 1 घंटे बाद। स्टार्टिंग में एक टॉपिक और है, रिलेशन बिटवीन, ये वाला, इसका जो है फाइनल रिजल्ट तो ये है। ये फाइनल रिजल्ट एक तो नोट कर लो, इसका डेरिवेशन देखना हो तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं लिंक भेज दूंगा रिकॉर्डिंग का, ये डाउनलोड करके जो भी भेज दूंगा, डेरिवेशन देख लेना। ये फॉर्मूला बेटा हमारे काफी काम आता है, के डब्ल्यू इक्वल के ए इंटू के बी विच इज इक्वल टू 10⁻⁻14। ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं, अब आते हैं पीएच पे। आपको मंजीत सर ने पीएच पढ़ाया होगा, ठीक है। अब ठीक है, उन्होंने बढ़िया ही पढ़ाया होगा, लेकिन मैं मेरी मन की शांति के लिए जो मैं सब में पढ़ा के हूँ वो तुम्हें दोबारा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, पीएच ऑफ सॉल्यूशन। पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? देखो, अपने पास भारी टेक्निकलिटीज नहीं है कि पानी टूटेगा, ये होएगा वो होएगा। अपन तुमको सवाल करना सिखा रहे हैं। कोई बोला कुछ? हाँ जी संध्या, माइक ओपन है तुम्हारा, उससे आवाज आई है। चलो, पीएच ऑफ सॉल्यूशन बेटा, पीबी इक्वल माइनस लॉग बी। किसी भी चीज को अगर पी के साथ लगा दोगे, इसका मतलब आप उसने उसको माइनस लॉग में डाल दिया, ठीक है। इसका मतलब अगर आप पीएच लिख रहे हो तो सर इसका मतलब आप H प्लस की कंसेंट्रेशन को माइनस लॉग में डाल रहे हो। एक और चीज होती है बेटा पीओएच, इसका मतलब सर आप OH की कंसेंट्रेशन को माइनस लॉग में डाल रहे हो, पक्की बात। इसके बाद बेटा एक बात आती है, किसी भी सॉल्यूशन के लिए पीएच और पीओएच का जो समेशन होता है वो आता है बेटे 14। 14 आती है इसकी एडिशन की वैल्यू, ठीक है। कोई भी सॉल्यूशन, तो इस सॉल्यूशन के लिए कोई भी सॉल्यूशन जो आया, हमने देखा कि उसके पीएच और पीओएच की क्या वैल्यू, उसके हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है मेरा एसिडिक है कि बेसिक है, ठीक है। शैली, आपकी भी अगर बेटा क्लास लीव और ज्वाइन बार बार हो रही, समझ में आए तो आप लीव कर सकते हो, कुछ और पढ़ लो, मेरे से लेक्चर ले लेना, ठीक है। कोई भी बच्चा, मैंने कई बार बता रखा है कि अगर बार बार लीव ज्वाइन हो और चीजें मिस हो रही है, समझ ना आए, तो वो फाइनली लीव कर सकता है, मेरे से लेक्चर मांग लिया करो। चलो जी, इफ द pH of solution is less than 7, बेटा अगर pH की वैल्यू 7 से कम है और pH और pOH का जोड़ 7 है, तो पक्का पक्का pOH जो है that will be more than 7। ऐसी कंडीशन जब होगी, और ये दोनों एट द सेम टाइम होंगे, ठीक है, कोई अलग अलग कंडीशन नहीं है। जिस टाइम पे pH की वैल्यू 7 से कम होगी, उस टाइम के ऊपर pOH की वैल्यू 7 से ज्यादा होगी, बेटा सॉल्यूशन जो होगा एसिडिक सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। अगर बेटा मेरा pH जो है, if the pH is more than 7 और pOH is less than 7, बेटा उस केस के अंदर मुझे बेसिक सोल्यूशन मिलेगा, बेसिक सोल्यूशन मिलेगा। उसके बाद क्या आता है, if pH इक्वल pOH इक्वल 7, अगर ऐसा आपको मिलता है तो बेटा मेरा सोल्यूशन जो होगा वो न्यूट्रल सोल्यूशन होगा, ठीक है। चलो, ये बात हो गई। इसके बाद अब थोड़ा सा पीएच की बात करते हैं, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो क्वेश्चन है मेरे पास, सब लोग फाइंड कर लेंगे, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्वेश्चन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ठीक है। तो आप करेंगे व्हाट इज द पीएच ऑफ n की पावर -3 मोलर HCl। सर 3। ओके, एनीवन एल्स? कोई और विचार किसी का इसके पीएच के बारे में? यस सर 3। 3 है। 3 है, ठीक है। बाकी लोगों की कितनी देर लगेगी भाई 3 पे पहुंचने में? मेरा मन नहीं है क्लास में अच्छा होने का। 3 ना? सर 3। सब लोग बता दो भाई जल्दी से, क्योंकि फिर मैं अगला कराऊंगा। 3 3 3। चलो अब सोल्यूशन सुनो, ठीक है।
तुम लोग आराम से इस बात को डाइजेस्ट कर जाओगे कि HCl है वो टूटेगा H प्लस प्लस Cl माइनस में 10⁻³ मोलर T इक्वल 0 पे था, ठीक है, 0 पे ये दोनों 0 होंगे, T इक्वल T इक्विलिब्रियम के ऊपर ये कितना बच जाएगा 0, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है इसलिए कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा 10⁻³ एंड दिस इज 10⁻³ व्हाट डू यू गेट इज H प्लस का कंसंट्रेशन इज 10⁻³ मोलर, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर आप कंसंट्रेशंस में डील कर रहे हो तभी ऐसा, किसी दिन ऐसे मत कर देना कि आपके 10 मोल खर्च हो रहे थे और आपने उससे 10 मोल को H प्लस की कंसंट्रेशन मान लिया। इफ यू हैव मोल्स देन यू गॉट टू बी डिवाइडिंग इट बाय वॉल्यूम, ठीक है। चलो ये बात हो गई कंसंट्रेशन और मोल्स को ध्यान रख के। ओके तो पीएच आ गया, पीएच इक्वल माइनस लॉग ऑफ H प्लस इक्वल माइनस लॉग ऑफ 10⁻³ माइनस लॉग ऑफ 10⁻³ का मतलब है 10 को किस पावर तक लेके जाऊं कि 10⁻³ मिल जाए, तो सर 10 को जो है -3 की पावर तक लेके जाओ, उसके बाद माइनस लिखा ही हुआ है, आंसर आ जाएगा 3, खेला खत्म। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज व्हाट इज द पीएच ऑफ 10⁻³ मोलार CH3COOH, ये बताओ। इसको x मान के सॉल्व करेंगे ना? एक्सपर्ट के सॉल्व करें, हाँ एक्स और अल्फा ये सब मानने पड़े। अच्छा इसका ना किसी ने ये नहीं पूछा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके अंदर डेटा की कमी है। पहले तो बता सर किसी को इसका आंसर 3 लग रहा है? सर नहीं लग रहा ना, फिर वैल्यू ले लो 0.3, क्योंकि ये क्या है, ये वीक एसिड है, ये पूरा का पूरा नहीं टूटेगा। ये कितना टूटेगा पता लगाने के लिए अल्फा चाहिए या फिर के ए चाहिए। चलो अब करो। You got 2 more minutes to solve it. चलो 3 ले लो, 6:34 पे मैं बताऊंगा। कहते हैं मुझको अल्लाह हवाई। तो मंजीत सर ने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, पीएच इक्वल 1/2 लॉग नहीं पी के ए प्लस लॉग सी, ऐसा कुछ माइनस
log C। यस सर। तो क्या उसको अप्लाई कर पाओगे आप लोग? चलो, लॉग 3 की वैल्यू क्या है? log 3 की वैल्यू 0.47। पहुंच गए तुम नजदीक। किसने पूछा था मुझसे? मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मैंने पूछा था। कितने नजदीक पहुंच गए तुम? 1 मिनट और इस नाम के log 3 तक पहुंचने का। पहली बात तो मतलब कर लो तुम सॉल्व। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे, अगर कोई ये लगाने का सोच भी रहा हो तो। ये कहीं से के निकाल लो और ये फॉर्मूला लगा लो। क्यों नहीं एप्लीकेबल? एट द एंड ऑफ दिस क्लास तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसके लिए अल्फा की वैल्यू 0.1 से कम होनी चाहिए, ठीक है? -3.53। -3.53। pH is defined from 0 to 14। अब बोलो, एक माइनस का कर दिया ना जोल। सर 10.47। नाम शैली का आंसर बहुत नजदीक था, लेकिन उसने एक माइनस का झोल कर दिया। यहाँ पे एक और माइनस आएगा इसके सामने, तो करेक्ट आंसर वुड बी 3.53। ठीक है, माइनस में लॉग सॉरी पीएच नहीं होता है, ठीक है? तो कुछ मिस्टेक की, तुम एक माइनस खा गए। मिल गया? माइनस लगा दिया था। हाँ ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। चलो, हो गया तो बढ़िया, ना हुआ तो और बढ़िया, क्योंकि अब मैं बताऊंगा, मुझे मौका मिला ना बताने का। अगर सबका हो गया होता तो फिर मेरी याद करके आने का क्या फायदा। देखो भाई, CH3COH है, सबसे पहले तो इसको तोड़ दो। ठीक है, सबसे पहले इसको तोड़ दो। जैसे इसको तोड़ोगे अपने को क्या मिल जाएगा? CH3CO माइनस प्लस H प्लस। तोड़ लिया। अब क्या बात है कि आप इसकी कुछ इनिशियल कंसेंट्रेशन मान लो C। मेरे को पता है वो C 10⁻³ है, लेकिन ताकि बार बार ये 10⁻³ ना लिखना पड़े, अभी के लिए मैं C मान रहा हूँ, जब तक मेरे को फाइनली C की वैल्यू ना रखनी पड़े। चलो भाई, C इसकी कोई इनिशियल कंसेंट्रेशन C रही होगी। T=0 पे, T=0 पे ये लोग कितने थे? 0 0। T इक्विलिब्रियम पे जब मैं पहुंचूंगा तो बेटा फिर कुछ ना कुछ डिसोसिएट होके मुझे आयंस मिल रहे होंगे, ठीक है? ये वाले आयंस मिल रहे। हाँ, C- Cअल्फा हो जाएगा। C - C अल्फा, हाँ ये तो जो है
सी माइनस सी अल्फा और उसको लिख देंगे C1 माइनस अल्फा, ठीक है। और ये बनेंगे बेटा सी अल्फा और सी अल्फा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब ये मिल गए, अब क्या करेंगे, अब जो है अपने को पीएच चाहिए, तो जैसे हमको पीएच चाहिए, अपनी मेहनत ऑलमोस्ट खत्म है, अपने को सिर्फ H प्लस चाहिए था। H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी आ गई इक्विलिब्रियम पे, सी, हमें सिर्फ इससे मतलब है, सी अल्फा, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है भाई साहब 10⁻³ अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा है 0.3, अल्फा 0.3 है, तो रख दो। H प्लस की वैल्यू कितनी आ गई, H प्लस इज 3 इंटू 0.3 इंटू 10⁻³ विच इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁴। H प्लस का कंसेंट्रेशन आ गया। अब पीएच निकालने में क्या ही मेहनत लगेगी, पीएच लो जी, पीएच ये लो, पीएच जो हो जाएगा आपका हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस, कितना हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग 3 इंटू 10⁻⁴। अब log m इंटू n से इसको ब्रेक कर लो, इस माइनस को बाहर ही रखो, यहाँ पे देखो log m प्लस n से आप इसको ब्रेक करो, क्या आ जाएगा log 3 प्लस log 10⁻⁴, ठीक है, ये चीज आ जाएगी आपके पास। इसके बाद log 3 की वैल्यू तो अपन ने रट रखी है, कितनी आ जाएगी 0.47, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -4। जैसे ये -4 आया, ठीक है, अंदर की वैल्यू को सॉल्व करोगे माइनस का 3.53 आएगा, इसके बाहर माइनस लगाओगे, फाइनल आंसर 3.53। क्या ये क्लियर है सर? तुमको तो हो गई, तुमने तो कर लिया था, बाकी लोग बाकी लोगों के तोते क्यों उड़े हुए। चलें फिर आगे, चलो देखो ये बात थी, इसको जो है देखो अब ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। दिस इज टॉपिक पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, निकाल लिया, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। उसके बाद बी क्या है मेरे पास, ये जो था दिस इज पीएच ऑफ वीक एसिड, और ये इसका फर्स्ट पार्ट है, पीएच ऑफ वीक एसिड इसका फर्स्ट पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट क्या है, अल्फा मोर देन 0.1, ठीक है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर, सेकंड पार्ट इज अल्फा। अब देखो ये 0.1 से ज्यादा है तो बिल्कुल सॉर्टेड है, कम कितने पे है जिसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे, दिस इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन और पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी, ठीक है। अल्फा की वैल्यू बच्चों 0.01 से कम होने की मतलब, 0.1 से कम होने की मतलब है कि ये होगा अल्फा इज लेस देन 10%, ठीक है, एक ये डब्बा बन गया। एनसीईआरटी कहती है 0.08 से कम होगा तो आप ये अभी जो फॉर्मूला डिराइव करोगे नेगलेक्शन करके वैलिड, और मैं कहता हूँ कि अल्फा बहुत ज्यादा सेफ्टी के लिए अगर 0.05 से कम है तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, अदरवाइज रहने दो, कोई जरूरत नहीं लगाने की, क्योंकि जेई 5% से ऊपर कई बार निपटा देती है आदमी, कहती नहीं लग रहा अल्फा वाला, ये नेगलेक्शन नहीं लग रहा, तो जेई 5 के नीचे ही कंसिडर कर रही होती, 5 से ऊपर कभी मान लेती कभी नहीं मानती, ठीक है। क्या फॉर्मूला निकालने वाले उसकी बात कर लेते हैं। अपने पास क्या है, अपने को एक फार्मूला चाहिए, कागज कहाँ गए मेरे, बिन कागज के नहीं हो पाएगा, एक बार देख लूं, ठीक है। देखो अपन ने क्या है, कोई वीक एसिड ले लिया HA, इसका क्या करना है डिसोसिएशन, H प्लस प्लस A माइनस, ठीक है। इसकी कोई इनिशियल कंसेंट्रेशन C00 ऐसे ले लिया, T इक्वल 0, T इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा भाई लोग, दिस विल बी C1 माइनस अल्फा एंड दिस विल बी C अल्फा एंड दिस विल बी C अल्फा। इसका Ka लिखो जरा, इसका जैसे ही आप Ka लिखोगे आपके पास Ka वैल्यू आएगी C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, वही बाइनरी का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब क्या है, ये कहता है कि अल्फा अगर 0.05, अभी तुम्हारी मर्जी है कि तुम कितने से कम लेने वाले, मैं तो अल्फा को उड़ाने वाला हूँ अभी, मैं मान रहा हूँ कि जब भी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा तब के लिए अल्फा उड़ाना है, ठीक है। मैं 0.05 मानता हूँ कि इससे कम होगा तो 1 माइनस 0.05 विल नियर बी इक्वल टू 1, तो मैं अल्फा को 0 कर सकता हूँ, ठीक है। आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप अल्फा 0.1 पे भी कंसिडर कर सकते हो कि 0 कर देते 0.1 की वैल्यू को, ठीक है। दिस इज जस्ट अप्रोक्सीमेशन, मेरे को अप्रोक्सीमेशन से क्या फायदा होता है, यहाँ पे मिल जाते सी अल्फा स्क्वायर मिलते हैं, मेरे को अल्फा की वैल्यू मिल जाती है √KA/C, एंड दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल, अगर यहीं पे मैंने
ए बी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट ले लिया होता और वो ए प्लस प्लस बी माइनस में टूटा होता, उसका कोई कंसेंट्रेशन C00 C1 - अल्फा ऐसे करके होता, तो उसका जो मैं के इक्विलिब्रियम लिखता बच्चों, वो भी कुछ ऐसा ही आ जाता नेग्लेक्शन करने के बाद, और वहां पे अल्फा इक्वल के इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय सी हो जाता है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, दिस इज कॉल्ड ऑसवर्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन, ऑसवर्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। फिर के इक्विलिब्रियम को तुम चाहे के ए लिख लो, चाहे के बी लिख लो, चाहे आगे के एच आएगा, कुछ भी लिख लो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, यहां तक जो है अपन ने देख लिया कि अल्फा को के ए बाई सी लिख सकते हो, यहाँ पे अल्फा को के इक्विलिब्रियम बाई सी लिख सकते हो। एसिड के केस के अंदर हमने क्या लिख लिया, अल्फा इक्वल के ए बाय सी, ये लिख लिया भाई सब। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए H प्लस का कंसेंट्रेशन फॉर द पीएच। H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना है सर, वो तो भाई ये सी अल्फा जो हर बार लिखते हैं, लेकिन अब कुछ अलग वैल्यू आ रही होगी इसकी इवैल्यूएशन करके, तो बेटा सी अल्फा, सी तो सी है, अल्फा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट के ए डिवाइडेड बाय सी। यहाँ से सॉल्व करोगे सी अंदर जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा के ए इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी, दिस इज H प्लस। ओके, H प्लस की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट के ए डॉट सी। उठा लो इस वैल्यू को, इस वैल्यू को जैसे उठाओगे बेटा पीएच क्या है, पीएच इज माइनस लॉग ऑफ H प्लस। ठीक है, ये वैल्यू इसके अंदर रखो, माइनस लॉग ऑफ अंडर रूट के ए डॉट सी। अब क्या है, इसको आप लिख सकते हो के ए डॉट सी की पावर 1/2, इसके बाहर लॉग एंड दिस माइनस पीएच। ओके, मैंने आप लोगों को लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी m इंटू एन की, m बाई एन की। लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर लॉग ए बेस पे एक्स बी है तो इसको जो है, इस बी को आप आगे लेके आ सकते हो, इस बी को आप आगे लेके आ सकते हो, और ये वैल्यू बन जाती है बेटा बी लॉग ए एक्स। यानी कि यहाँ पे जो है आप इस 1/2 को उठा के आगे ला सकते हो, इस 1/2 को उठाओ यहाँ से और यहाँ ले आओ, जैसे ही आप यहाँ लेके आओगे आपके पास क्या आ जाएगा, -1/2 लॉग ऑफ के ए डॉट सी। अब आप अपनी वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो, कौन सी वाली, पी एच इक्वल -1/2 को एक बार के लिए बाहर रखना, लॉग के ए प्लस लॉग ऑफ सी। ठीक है, लॉग के लॉग सी। अब देखो एक बात बताओ, जब आप पी बी लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, माइनस ऑफ लॉग बी। अगर मैं लिख दूं माइनस पी बी तो अपन लिख सकते हैं लॉग बी। तो अगर मेरे पास लॉग के ए लिखा है, अगर लॉग के ए लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या, माइनस पी के ए है, बिल्कुल ऐसा। तो आप यहाँ पे लॉग के की वैल्यू क्या रख दो, -1/2, और अंदर क्या आ जाएगा, माइनस पी के ए, प्लस क्या कर दो बच्चों, लॉग सी कर दो। ठीक है, जैसे ही आपने ये किया, अब आप अंतिम पड़ाव पे आ चुके, इस माइनस को जो है अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर दो, बाहर क्या रह जाएगा, बाहर रह जाएगा 1/2। अंदर जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई होगा, ये जो है पी के वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, दिस इज पीएच का फॉर्मूला, एप्लीकेबल व्हेन अल्फा इज नेग्लेक्टेड। आप अल्फा को कब नेग्लेक्ट करेंगे, दिस इज योर चॉइस, एप्लीकेबल व्हेन अल्फा इज नेग्लेक्टेड, व्हेन अल्फा इज नेग्लेक्टेड in denominator in ka equal c alpha square upon 1 minus alpha। इस फॉर्मूले के अंदर जब नीचे वाले अल्फा को नेग्लेक्ट कर देते हो आप, तब ये मुझे फॉर्मूला मिलता है, तब आप यूज कर सकते हैं। तो पॉइंट इसकी अल्फा की वैल्यूज काफी छोटी हो, ठीक है, 0.05 से छोटी हो, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हो। क्या कर पाओगे भाई लोग, ठीक है, चलें आगे। लॉग सी कहाँ है लॉग सी, फिर से बोलना, सर? लॉग सी क्या है, कहाँ से आया? कहां से आया, यहां से आया ना। लॉग सी इज द इनिशियल कंसेंट्रेशन। लॉग सी देखो, इनिशियल कंसेंट्रेशन मानी थी, यहां से ये किस में घुस गया, के, यहां से ये के ए में घुस गया, के ए में घुसा, अल्फा नेग्लेक्ट किया, सी अल्फा स्क्वायर आया। यहाँ से अल्फा के अंदर जब आपने अल्फा की वैल्यू निकालो के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के ए बाई सी इक्वल अल्फा स्क्वायर। यहाँ से आप यहाँ पहुंचोगे, तब ये अल्फा के अंदर घुस गया। अब हमारे पास H प्लस क्या है, H प्लस जो है अल्फा सी अल्फा है, तो H प्लस जब सी अल्फा रखा आपने, सी तो ये रहा, और अल्फा, अल्फा की वैल्यू ये आ रही है, आपने इसको स्क्वायर करके अंदर लेके गए, के ए इंटू सी आ जाएगी, ये इसको काट देगा और ऊपर ये बच जाएगा। अब H प्लस की वैल्यू आ गई, लॉग के अंदर क्या गया है, अंडर रूट ऑफ के ए डॉट सी, आगे इस पर इसके अंदर घुसता जाएगा, एंड ऑफ द फॉर्मूला ये लॉग सी बन के आ जाएगा। ठीक है यस सर। बोलिए मुकुंद। सर वो C1 माइनस अल्फा कैसे आया? सी, ये देखो यही तो तुम झोल करते हो ना, पहले 2 लेक्चर इसी पे तो जोर लगाया था मैंने, जब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बताया। अरे भाई
अरे रे, तुम तो मुझे लुटवा दोगे ऐसे करोगे तो। देखो ए बी है, ये क्या बना रहे हैं, ए प्लस प्लस बी माइनस। मान लीजिए शुरू में इसके क्या मान रहा था मैं, ए नॉट मोल्स मान रहा था, ठीक है। इसके 0 और 0 रहे होंगे, टी इक्वल 0 पे। मैं कहता हूँ इसके एक्स मोल्स खर्च हो गए, तो इसके एक्स बनेंगे उस टाइम के ऊपर, कब, टी इक्वल टी इक्विलिब्रियम। अगर मैं कहूँ इसकी वॉल्यूम बी थी, सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी थी, बी थी, तो क्या तुम मुझे इसकी मोलैरिटी बता सकते हो, इनिशियल मोलैरिटी रही होगी सर, इनिशियल मोलैरिटी सी इक्वल, बेटा इसके मोल्स कितने थे, ए नॉट और एक्स इसका ए नॉट बाई बी, ए नॉट बाई बी, ये इसकी कंसेंट्रेशन आ गई, चलो ठीक है। यानी कि यहाँ पे इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी थी, सी इक्वल ए नॉट बाई बी। इस टाइम पे बताओ, इस टाइम पे कंसेंट्रेशन कितनी होगी, ए नॉट माइनस एक्स अपॉन बी, ठीक है। अब जो है इस एक्स को मैं क्या लिखने वाला हूँ, एक्स क्या होता है, यहाँ पे देखो अल्फा, अल्फा कहा था खर्च, जितने मोल्स खर्च हुए वही है ना ये, डिवाइडेड बाय इनिशियल कितने थे, एक्स अपॉन ए नॉट। यहाँ पे एक्स की वैल्यू ले लोगे, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, एक्स अपॉन ए नॉट, एक्स आ जाएगा यहाँ पे अल्फा इंटू ए नॉट, यहाँ पे रख दो इस वाले में, क्या आ जाएगा आपके पास, ए नॉट माइनस, ये कंसेंट्रेशन चल रही है सी फाइनल, ठीक है। सी फाइनल क्या हो जाएगी, ए नॉट माइनस ए अल्फा, ए नॉट माइनस अल्फा ए नॉट डिवाइडेड बाय बी। इसके अंदर से ए नॉट कॉमन ले लो, क्या आपके पास बच जाएगा 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय बी, क्या बन गया सी। तो सी फाइनल क्या आ गया, सी फाइनल हो गया बेटा आपके पास सी 1 माइनस अल्फा। ऐसे यहाँ पे क्या लग सकते हो, सी अल्फा इसकी कंसेंट्रेशन है। आपको एक और फॉर्मूला बताया था कि फाइनल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल इनिशियल अमाउंट इनटू 1 माइनस अल्फा, ठीक है, ये बोला था। और इनिशियल वैल्यूज ये हो गई, इसके अंदर आप मोल्स ले सकते हो, कंसंट्रेशन ले सकते हो और प्रेशर भी ले सकते हो, ठीक है। क्या क्लियर है मुकुंद, 1 माइनस अल्फा कैसे आता है, ओके। चलो भाई आगे चलते हैं, बीच की कहानी। पीएच हो गया वीक एसिड का, अब तुम वीक बेस का तो पीओएच निकाल ही दोगे। उसके बाद क्या आता है, पीओएच ऑफ वीक बेस, पीओएच ऑफ स्ट्रॉन्ग का तो निकाल ही लोगे। स्ट्रॉन्ग के अंदर क्या करना है, NaOH है, इसको तुम पूरा पूरा डिसोसिएट करके जो भी इसका अमाउंट आएगा व्हाटएवर, मतलब इसका अमाउंट जो भी आएगा, से ए आएगा तो तुम लॉग ए करके, ठीक है, पीओएच की वैल्यू निकाल लोगे, माइनस लॉग ए पीओएच आ जाएगा। अगर वीक निकालना है, वीक के अंदर, वीक बेस के अंदर दो तरीके होंगे। मान लीजिए तुम लोगों ने क्या किया, NH4 किया, NH3 किया, इसको पानी के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, यहाँ से क्या मिला, NH4 प्लस OH माइनस, ठीक है। अल्फा देखोगे इसका अल्फा 0.3 है, यहाँ से क्या आ जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो सी है, तो सी अल्फा तुम्हारे पास OH का कंसंट्रेशन आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, पीओएच के लिए माइनस लॉग OH, ठीक है, ये कर लोगे तो पीओएच आ जाएगा। इसी के अंदर अगर तुम्हारा नेग्लेक्शन का केस आएगा, इफ नेग्लेक्शन फॉर्मूला टू बी यूज्ड, जैसे उसके अंदर अल्फा नेग्लेक्ट किया था, अगर बेस वाले केस के अंदर अल्फा नेग्लेक्ट करोगे तो पीओएच के केस में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा उस फॉर्मूले के अंदर। 1/2 बाहर, log के ए की जगह के बी कर देना, माइनस log सी रिमेन्स से, क्या कर पाओगे, हाँ भाई क्या कर पाओगे, सर ठीक है, ओके। एक सेकंड, क्या बच गया, रिलेशन, ओके। रिलेशनशिप बिटवीन pKa एंड pKb एंड pKw, तो शुरू में डिराइव किया था KW इंटू KW इक्वल KA इंटू KB। ये जो चीज है बेटा, इसको क्या करो, दोनों साइड लॉग ले लो, लॉग KW इक्वल लॉग ऑफ KA इंटू KB, ठीक है। आप क्या करो, इनके लॉग को ब्रेक कर लो, लॉग को ब्रेक करोगे, लॉग KA प्लस लॉग KB, इस तरफ क्या आ गया, लॉग KW, ठीक है। दोनों साइड क्या करो, माइनस ले लो, माइनस लॉग KW। अगर इस पूरे के बाहर एक माइनस आएगा तो वो क्या आ जाएगा, अगर इस पूरे के बाहर माइनस आएगा तो अपने पास क्या होगा, दोनों की दोनों टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस लॉग KA माइनस लॉग KB, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये वाले बन गए PKW, ये वाले भाई साहब बन गए PKA, ये क्या बन गए प्लस के
PKB, ये एक फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, PKA PKB और इसकी वैल्यू बराबर 14। क्या कर पाओगे? हेलो, हाँ, ठीक है, तो ये हो गया इनके बीच का रिलेशनशिप। उसके बाद क्या आएगा? बेसिसिटी ऑफ ए, कितने बचे? 7 मिनट बचे ना, घसीट के तो जाऊंगा क्योंकि पिछले लेक्चर का हिसाब करूंगा। बेसिसिटी देखो, अगर ज्यादा हो रहा तो बता देना, फिर भी सुन लेना क्योंकि इसके अंदर कुछ भारी नहीं है। देखो, नंबर ऑफ आयनाइजेबल H, नंबर ऑफ आयनाइजेबल H प्लस प्रेजेंट इन द एसिड, ठीक है, एक एसिड के अंदर जितने आयनाइजेबल H होंगे वो उसकी बेसिसिटी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, बेसिसिटी ऑफ HCl, HCl की बेसिसिटी क्या है? इट इज 1, ठीक है। बेसिसिटी ऑफ H2SO4, कितने H होते हैं इसके अंदर आयनाइजेबल? 2 होते हैं। बेसिसिटी ऑफ H3PO4 इज 3। यहीं पे स्टार करके एक बात बताना चाहता हूँ मेरी तरफ से पर्सनल, इससे पहले मैंने ये H+3 काउंट करने के लिए ना कई जगह पे हो सकता है गलती से H3PO3 बोल दिया हो, मैं वहां पे H3PO4 ही बोलना चाहता। H3PO3 के अंदर 3 आयनाइजेबल H नहीं होते, 2 होते हैं, ठीक है। H3PO4 के अंदर 3 आयनाइजेबल H होते हैं। किसी भी फॉर्मूले के अंदर जितने H लिखे होंगे जरूरी नहीं है वो सारे के सारे आयनाइजेबल हो, इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर। H3PO4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसके अंदर जो तीनों H हैं वो एसिडिक H होते हैं क्योंकि ये O से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है जी। और अदर केसेस के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर्स बढ़ते हैं, जैसे कि C2H5OH है, जरूरी नहीं कि इसके अंदर 6 H दिख रहे हैं तो 6 के 6 H आयनाइजेबल हो, सिर्फ एक आयनाइजेबल होता है, ठीक है। तो इससे पहले अगर मैंने कहीं भी पूरी कॉपी में H3PO3 लिख रखा हो उसका मतलब मैं H3PO4 कहना चाहता था, क्योंकि मैंने एक ही चीज के लिए यूज किया H3PO3 टू एक्सप्लेन कि कितने H निकलेंगे, ठीक है। तो हर जगह पे जहां भी H3PO3 मिले, अगर गलती से बोला हो तो उसको H3PO4 मान लो। बेसिसिटी क्लियर है? जितने आयनाइजेबल H हैं वो गिन लेने। अब तुम्हें पता नहीं चलने वाले हैं कि गिन लोगे तुम्हें पता है कि HCl के अंदर जो चीज जिन जिन एसिड का पता है कि इसके अंदर ये इतने H आयनाइजेबल होते हैं, ये आयनाइजेबल होते हैं, तुम उसका बता सकते हो। तुम्हें सिर्फ यही बताना है कि कितने H आयनाइजेबल है, अगर तुम्हें पता है स्ट्रक्चर बेसिसिटी बता पाओगे। इतना सा बेसिसिटी होता है। बेसिसिटी का मतलब क्या है कि कितने आयनाइजेबल H प्रेजेंट है इन द एसिड। इसी की तरह एक और चीज आ जाएगी, एसिडिटी। एसिडिटी, एसिडिटी को प्रोटोसिटी भी बोलते हैं। एसिडिटी किसकी होगी? बेस की होगी। एसिडिटी ऑफ ए बेस, एक बेस की एसिडिटी क्या होती है बच्चों? नंबर ऑफ आयनाइजेबल OH माइनस प्रेजेंट इन द बेस। इस बेस के अंदर कितने OH माइनस प्रेजेंट होंगे, ये इसकी प्रोटोसिटी कहलाएगी, ठीक है। इसका मतलब एसिडिटी ऑफ NaOH is 1, acidity of CaOH2 is 2, acidity of AlOH3 is 3, ठीक है। क्या क्लियर है भाई साहब? ओके, ठीक है। जाते जाते एक और बात सुनना दिख रहा है चाहोगे? हाँ जी बोलो। यहाँ पे एक दिख रहा है OH, तो इसलिए एक हो गई। नहीं दिख रहा है इसलिए नहीं, क्योंकि NaOH के अंदर से एक ही OH निकलता है, ये मुझे पता है, तुम्हें भी पता चल चुका है अब, ठीक है। COH2 के अंदर से 2 निकलते हैं, AlOH3 के अंदर 3 निकल सकते हैं। हो सकता है किसी जगह के ऊपर, मतलब मेरे को ऐसा कोई कंपाउंड याद नहीं आ रहा, लेकिन जैसे एसिड का बता दे कि एसिड के अंदर H3PO3 के अंदर 3 H निकल रहे हैं, 3 H दिख रहे हैं लेकिन निकलते सिर्फ 2 हैं। तो ऐसा ना केमिकल बॉन्डिंग से ही समझ में आता है। केमिकल बॉन्डिंग तुमने बहुत विस्तार से पढ़ रखी हो, एक्चुअली बॉन्ड से पता चलता है। जैसे CH3CH का इसका मैं एग्जांपल दे रहा था, देखो कार्बन के साथ अगर कोई H लगा हुआ है ना तो वो नहीं निकलने वाला। H के साथ O अगर प्रेजेंट है, OH के साथ, OH के केस के अंदर O के साथ H लगा हुआ है तो ये H निकल सकता है, तो ये एसिडिक हो सकता है क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ठीक ठाक होता है। इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, इस पे डेल नेगेटिव होता है, इसका आयनाइजेशन पॉसिबल है। इन लोगों का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होता है। तो हर H नहीं निकल सकता किसी कंपाउंड को, और हर H निकल जाए पॉजिटिव होके वो एसिडिक H होता है, ये बात सही है। लेकिन जो भी कोई H निकलना, सॉरी,
हर H जो निकल रहा है पॉजिटिव होके वो एसिडिक H होएगा, ठीक है, वो काउंट होएगा आयनाइजेबल H प्लस के अंदर, लेकिन जरूरी नहीं है कहीं भी जो H का बॉन्ड बना हुआ है वो टूट के निकल जाए। ये केमिकल बॉन्डिंग से समझ में आएगा, धीरे धीरे, चिंता मत करो। अगर नहीं पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग इतनी डिटेल में तो समय के साथ उसका कुछ इंतजाम किया जाएगा। लेकिन जो जो बता दिए उनके मत बोलना कि इनके अंदर से इतने निकलते हैं, इनके अंदर से इतने निकलते हैं।